हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2019 के क्वेश्चंस को। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में 2019 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, वैसे ही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन रियल एनालिसिस के रह गए थे, तो उसको पहले कवर करेंगे। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन पावर सीरीज का छूट गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। ठीक है, सच दैट कि समेशन या फिर जो सीरीज दिया है मॉडुलस ऑफ एन के स्क्वायर वो लेस देन इनफिनिटी। सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर एन एक ऐसा सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस, ठीक है, अगर मैं उसके मॉडुलस का स्क्वायर लूं तो वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो सीधे सीधे मैं क्या ले सकता हूं, एन के प्लेस पे अगर मैं 1/n ले लूं तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/n स्क्वायर, और 1/n स्क्वायर कैसा है, ये एक बाय पी टेस्ट हम कह सकते हैं ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है देखो, इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, कि मतलब मैंने अगर इस एन का सीक्वेंस का यूज करके एक पावर सीरीज बनाऊं और उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है एक कोई भी सीक्वेंस हो सच दैट कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं 1/n लूं तो ये एक सीक्वेंस है जिसका स्क्वायर करने पे जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगा। तो अगर मैं an को 1/n ले रहा हूं तो सीधे से ये पॉलिनोमियल है अपॉन में। अगर डिनोमिनेटर में देखूं तो n क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और हमको पता है चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल हो तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो इसमें क्या कह रहा है कि r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और r इज इनफाइनाइट, कि r या तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा या तो r इनफाइनाइट होगा। सेकेंड में कह रहा है r लेस देन 1, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो r है an स्क्वायर का मतलब, अच्छा जो सीरीज आएगी उसका रूट हाफ। अच्छा अगर आपको पता होगा तो 1/n स्क्वायर का जब हम लोग सीरीज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी, आई थिंक कुछ पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। तो उसका मैं रूट ले लूंगा तो कुछ पाई बाय रूट 6, तो उसकी ये तो 1 की r की इक्वल आ नहीं रहा है। इसके अलावा कह रहा है कि r जो है इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो अगर आपको 1/n स्क्वायर की सीरीज का वैल्यू पता है तो आपको पता चल रहा है कि सी और डी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होता है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या तो 1 होगा या तो r से ग्रेटर देन होगा या तो r इनफाइनाइट। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हमने बी सी डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में कि g एक फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड जो r स्क्वायर से लेकर r स्क्वायर तक जा रहा है। बी अ फंक्शन जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि e⁻x cos y e⁻x sin y, एंड ए बी को डिफाइन किया गया g1 π/3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है और ए बी इज इक्वल टू g1 π/3। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा, कि ये जो g डिफाइन किया गया है क्या वो इंजेक्टिव है, पहला। सेकेंड कह रहा है कि h अगर मान लो इसका कॉन्टिन्यूअस इनवर्स ऑफ g, मतलब g का जो इनवर्स है वो h है, डिफाइन इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट कि जो h ऑफ ए बी होगा, मतलब जो इनवर्स इमेज होगी ए बी की वो 1 π/3 होगा। तो देन जैकोबियन ऑफ h, मतलब जो इनवर्स फंक्शन का जो जैकोबियन आएगा ए बी पे वो ई स्क्वायर होगा। इसमें कह रहा है कि अगर h कॉन्टिन्यूअस, सेम वही है बट यहां पे कह रहा है कि वो e⁻² होगा, यहां पे कह रहा है ई स्क्वायर आएगा, और लास्ट में कह रहा है कि g सर्जेक्टिव होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते इसको हम लोग। अब ध्यान दो, यहां पर थोड़ा एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जो कि r स्क्वायर से लेके r स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
अब इसमें जी एक्स वाई को डिफाइन किया है ई रेस टू एक्स कॉस वाई ई रेस टू एक्स साइन वाई। आपको पता है ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, और ये कॉस वाई साइन वाई ये कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं जैसे अगर, और इसका पीरियड कितना है 2 पाई, इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई, तो 2 पाई के बाद ये वैल्यू तो क्या होगी, वो सेम वही रहने वाली है। मतलब दो ऐसे डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगे जिन पे इनका इमेज सेम आएगा, तो सीधे सीधे ये 1-1 फंक्शन तो नहीं है। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ये क्लियरली 1-1 फंक्शन नहीं है। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, जैसे 0 पुट कर दो, देखो ये तो सेम ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर दूं, अब कॉस वाई पे देखो, अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 1, और कॉस 0 कितना होता है 1, और यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो ये 1 और साइन 0 0। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर 0 पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 1, और कॉस पाई बाय 2 कितना आता है 0। अच्छा रुको, ये पाई बाय 2 मतलब पाई ले लो ताकि ये 0 आ जाएगा, तो ये 1 और फिर से ये 0। कॉस पाई भी नहीं, कॉस पाई तो माइनस आएगा ना, 2 पाई ले लो, कॉस 2 पाई कितना आता है 1, और साइन 2 पाई 0। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे। 2 पाई 4 पाई ले लोगे तब भी सेम वैल्यू आएगा, 6 पाई ले लोगे तब भी सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऐसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये कैसा है 1-1 फंक्शन नहीं। अब सेकेंड बात करते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक ए मिलना चाहिए, सच दैट, जैसे यहाँ का कोई भी बी ले लूं तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक इनवर्स इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ई रेस टू एक्स कॉस वाई और ई रेस टू एक्स साइन वाई, अगर मुझे 0-0 का इमेज चाहिए, यहां पे 0 का जी, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होने चाहिए ये, और ये दोनों कभी भी साथ में 0 हो नहीं सकते। ऐसी कोई सेम वैल्यू नहीं है y की जिसपे ये दोनों साइमल्टेनियसली 0। ये दोनों y, क्योंकि y तो मेरा फिक्स है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं 1/√2 हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक साथ 0 नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी 0 का इनवर्स इमेज इसमें नहीं है, तो देयरफॉर ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि ए बी को डिफाइन किया गया है g ऑफ 1 पाई बाय 3। तो अगर मैं इनवर्स से अप्लाई कर दूंगा तो इनवर्स क्या कह रहा है, h ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 पाई बाय 3, क्योंकि g ये साइड आ जाएगा, या फिर h से अप्लाई कर दो, अगर h g का इनवर्स है तो ये सिंपल 1 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। एक तो अपने को ये पता चल गया। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर h ऑफ ए बी की वैल्यू 1 पाई बाय 3 है तो हमको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है h का, h का जैकोबियन निकालना है। अगर h का जैकोबियन निकालना है तो पहले h फंक्शन होना चाहिए। तो h फंक्शन होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा इनवर्स। तो बाद में इसी को क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, तो ये मेरे पास इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे, पहले इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन मुझे अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। g ऑफ x है ना, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई ई रेस टू एक्स साइन वाई, ये मेरे पास गिवन है। मुझे क्या करना है, इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे। तो मैं एक काम करता हूं, u को ले लेता हूं ई रेस टू एक्स कॉस वाई, और v को ले लेता हूं ई रेस टू एक्स साइन वाई। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले इसको इन टर्म्स ऑफ u और y निकाल लूंगा, और उसके बाद u को x से रिप्लेस कर दूंगा, v को y से रिप्लेस कर दूंगा। अब ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो u अपॉन v उल्टा ले लेते हैं, v अपॉन u, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, और ई रेस टू एक्स कैंसल, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan y इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स v अपॉन u।
तो ये मिल गया y, ऐसे मुझे x निकालना है। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो u स्क्वायर और फिर दोनों को सम कर देता हूँ, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये e⁻² आ जाएगा और यहां से भी e⁻² कॉमन और ये आ जाएगा cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y मतलब 1। तो ये सिंपल ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर x निकालना है तो मैं दोनों साइड log अप्लाई कर दूंगा, तो log ऑफ e⁻² यहां आ जाएगा x, तो सिंपल ये आ जाएगा मेरे पास x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, मतलब मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, यहां से x की वैल्यू भी मिल गई। और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ अलग नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो y कितना आ गया अपने पास, tan इनवर्स v अपॉन u, और x आ गया अपने पास log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2। दैट इज जो ए बी इनवर्स इमेज है, सपोज इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स वाई को अगर इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसको भी रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई से, तो ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन मिल गया, जिसे हम लोग सिंपल कह सकते हैं h ऑफ एक्स वाई। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये टोटल है, ठीक है, और ये tan इनवर्स y बाय एक्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है, मुझे इसका जैकोबियन निकालना है, वही तो बोल रहा था कि जैकोबियन निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, देन द जैकोबियन ऑफ h एट AB पे। तो जैकोबियन निकालना है मुझे, तो क्या किया मैंने, पहले मेरे पास आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इसको मैं देता हूं f1, और सेकेंड क्या अपने पास tan इनवर्स y बाई एक्स, इसको दे देता हूं f2। तो f1 को जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा 2y अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब मैं करूंगा तो tan इनवर्स y बाय एक्स है, तो 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सेकेंड वाला जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो मेरा सेम रहेगा एज इट इज, और जब मैं y बाय एक्स को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 1 बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि ये 2 से 2 कैंसल, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर चले गया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें एज इट इज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचेगा, ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद नीचे दोनों था तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया जैकोबियन। बट मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, तो मुझे निकालना है ए बी पे निकालना है, ठीक है।
तो जो जैकोबियन आ गया अपने पास 1/x² प्लस y² आ गया। नाउ अपने को किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है? ए बी पे। और ए बी को कैसे डिफाइन किया गया है? g ऑफ 1π/3 और g ऑफ 1π/3। तो अब e⁻x में अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा 1 cos π/3 1 बोला है ना, तो e sin π/3। तो ये आ जाएगा अपने पास e cos π/3, cos π/3 होता है cos 60, तो हाफ, और ये आ जाएगा √3/2e। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए भी मुझे पॉइंट मिल गया जो कि g 1π/3 था, और g 1π/3 मतलब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे π/3, तो e/2 और √3/2e यहाँ पुट कर देते हैं हम इसको। x² मतलब e²/4 प्लस y² मतलब 3/4e²। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास? e² प्लस 3e²। तो 4/4e², 4 से 4 कैंसल, 1/e², दैट इज e⁻²। तो ये मेरे पास e⁻² आ गया। तो सेकेंड ऑप्शन में कह रहा था कि जैकोबियन AB पे e² आएगा, और थर्ड में कह रहा है e⁻² आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। भले से कैलकुलेशन पार्ट था, बट क्वेश्चन सिंपल था। सिर्फ आपको क्या करना था, इसमें थोड़ा कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी थी, बाकी इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि इनवर्स निकालना, और इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनवर्स निकालने आता है तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था। तो ये हो गया हमारा रियल एनालिसिस के 2019 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 2 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं कि जब भी आपको मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं हम लोग। देखो, कह रहे हैं इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया है, जस्ट कह रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये गिवन है, तो λ-i, λ+1/4 और λ-2 का पावर 5। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, क्योंकि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो सेम होता है। तो 4 + 5 9 + 1 10, इससे ये क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 10। सेकेंड, एंड λ-i, λ+i, λ-2 ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। आपको पता होगा कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब उसके मिनिमल पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर कैसे हो, लीनियर फैक्टर हो। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है, उसके पास हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, और ये उसका मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब उसके पास आइगन वैल्यू क्या होंगी वही पता चल गया। उसके पास एक आइगन वैल्यू होगी 1 जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, उसके पास एक आइगन वैल्यू है -1 जिसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, और एक आइगन वैल्यू 2 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 5 है। अब ध्यान दो, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया अपने को कि ए एक मैट्रिक्स है, उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल से ये पता चल गया कि ये जो भी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। अगर डायगोनलाइजेबल है तो इस मैट्रिक्स किसके सिमिलर होगा, किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, और उसके डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे, उसके आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, एक आइगन वैल्यू है इसके पास 1 जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, एक आइगन वैल्यू है -4 जिसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, -1 -1 -1 -1, एक आइगन वैल्यू 2 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 5 है, तो 2 2 2 2 2। ये इस तरीके का मैट्रिक्स है, ये सारे 0। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स a+i मैट्रिक्स का रैंक बताना है। ठीक है, आइडेंटिटी इसमें जोड़ दो, ये भी डायगोनलाइजेबल है, ये भी डायगोनलाइजेबल, जो मैट्रिक्स नया आएगा वो भी डायगोनलाइजेबल होगा।
तो 1 से लेके ये सारे 1 जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, ध्यान दो वो कैसे आएगा, एक तो 1 और बाकी सारे 0, 1 2 3 4, और 2 वाले कितने आ जाएंगे, 2 + 1 3, 3 3 3 3। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, एक ये, क्योंकि जो सिमिलर मैट्रिक्स की होती है वही उसी मैट्रिक्स का, सिमिलर मैट्रिक्स में रैंक, आइगन वैल्यू सब कुछ सेम हो जाता है। तो 1 और ये 5 6, तो यानी कि 10 में से 4 - 6, क्योंकि ये 4 0 आ गया, तो एक ये और ये, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वही सेम रैंक जो इसके सिमिलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि A + I, इसी का भी रैंक सेम होगा। तो टोटल कितने आ गए, 6 इसका रैंक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये गेट का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल था। ऐसा नहीं कि जरूरत भी नहीं थी आपको मैट्रिक्स बनाने की, वो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इसका रैंक कितना आएगा, 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है वो सारे प्रॉपर्टी अपने को पता होने चाहिए जो अगर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और अगर एक मिनिमल पॉलिनोमियल देके वो दिया है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो M एक 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो M एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, इसके सारे आइगन वैल्यू रियल होंगे, ये मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है, विथ आइगन वैल्यू 0 2 और A। तो इससे तो क्लियर हो गया A जो भी होगा रियल नंबर होगा, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, विद दी रेस्पेक्टिव आइगन वेक्टर, और उसके आइगन वेक्टर भी गिवन है U V W। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, M सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब सारे आइगन वैल्यू रियल और मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल, उसके आइगन वैल्यू भी गिवन है 0 2 A, एक गिवन नहीं, यहाँ पे A अपने को फाइंड आउट करता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी गिवन है U V W। अच्छा, जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हो और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर गिवन हो, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू पढ़ रहे थे, कि जब भी अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हो तो उसके जो आइगन वेक्टर है, जो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर के जो प्रोडक्ट आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, 0 आते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे 0 2, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट को क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल होते हैं। सेम के लिए नहीं कह सकते, लेकिन डिस्टिंक्ट के लिए वो क्या होते हैं, हमेशा 0 आता है उनका इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तो ये पता चल गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ध्यान से, कि A + B - C = 10, मतलब अपने को A भी कैलकुलेट करना है और BC, क्योंकि यहां पे देखो जो 0 के करस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर है वहां पे सिर्फ 4 गिवन है, B और C गिवन नहीं है। तो BC निकालना है, A निकालना है, और उसकी सम करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 10, मतलब A + B - C करने पर आंसर 10 आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि एक वेक्टर X, हमको एक वेक्टर दिया X और कह रहा है वो सेटिस्फाई करेगा कि mx = v + u। थर्ड में कह रहा है कि मैं कोई भी D ले लूं और D बिलोंग कर रहा है स्पैनिंग सेट ऑफ U V W और mx D, और कह रहा है कि mx D के पास सॉल्यूशन होगा। लास्ट में कह रहा है कि द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स का ट्रेस होगा वो 8 आने वाला है। कौन सा मैट्रिक्स का, m² + 2m = 8, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाई डिनोट द ट्रांसफर, तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं कहूंगा कि इजी क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया है आपको उसका यूज करना है। एक मैट्रिक्स है M जिसका ऑर्डर है 3x3 प्लस सिमेट्रिक है, प्लस इसके आइगन वैल्यू क्या है 0 2 A, इसके करस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर्स है वो भी गिवन है, क्या क्या दिया है 4 B C, और सेकेंड के करस्पॉन्डिंग में -1 2 0, और थर्ड के करस्पॉन्डिंग में दिया है W, क्या दिया बस 1 1 1, ठीक है। ये सब आप देखो की बनती है। मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो डायगोनलाइजेबल होगा, बट यहां पे डायगोनलाइजेबल का यूज नहीं हो रहा है। यहां पे जो यूज हो रहा है वो ये कि जब भी आपको आइगन वेक्टर दिया है तो डिस्टिंक्ट
आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर है वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ये दोनों डिस्टिंक्ट है, तो इनका जो मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा मतलब -4 प्लस 2b, ये तो 0 ही आ गया, आंसर कितना आना चाहिए 0। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 2 4 1/2, ठीक है। तो अपने को b कितना मिल गया 1/2। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4bc -1 2 0, तो -4 प्लस 2b प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करना है, ये देखो, ये इसके रिस्पेक्ट में हो गया। अब 0 का a के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 0 को a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इन दोनों को अगर मैं करूं 4 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से b प्लस c की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो c की वैल्यू -4 माइनस b, तो 4 - 2 इज इक्वल टू -6, तो यहां पे c की वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसमें तो कोई ए बी सी है नहीं, तो अगर ये डिस्टिंक्ट आ गया तो इनका इनर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0। अगर इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात है 0 a को हमने डिस्टिंक्ट लिया है तो a की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, तो या तो a डिस्टिंक्ट होगा या तो a की वैल्यू 2 आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि इनका इनर प्रोडक्ट 0 है या नॉन 0 है। तो ये देखो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 - 1 कितना आएगा 1, विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन। तो देयरफॉर ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हो गया, आइगन वैल्यू मिल गया। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अपने को मैट्रिक्स सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू 0 2 2 2, आइगन वेक्टर भी गिवन है, b को रिप्लेस कर दो 2 से, c को रिप्लेस कर दो -6 से, आपको सारी चीजें मिल गई। अब एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 10, a प्लस b माइनस सी, a कितना है अपने पास 2, b कितना था -6 और b कितना 2 ना 2, और c कितना था -6, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो इज इक्वल टू RHS। तो मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सेकेंड थर्ड को बाद में करते हैं, पहले फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि m² प्लस 2m का ट्रेस, m² प्लस 2m का जो ट्रेस है वो किसके इक्वल आ रहा है 8 के इक्वल आ रहा है। अब देखो m² क्या है मेरे पास, एक आइगन वैल्यू 0 2 2, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी 0 4 4, 2m मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 4 4, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 8 8। तो आइगन वैल्यू क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, सॉरी ट्रेस क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो m² प्लस 2m का जो आइगन वैल्यू, सॉरी ट्रेस आने वाला वो 16 आएगा, जबकि ऑप्शन में कह रहा है 8 होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको इसके आइगन वैल्यू से ए बी सी के वैल्यू से हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो मिल गए। अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड की, कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि द वैल्यू, एक x दिया है अपने को, x क्या दिया है 0 3/2 और 1/2 का ट्रांसपोज, ठीक है, ये अपने को गिवन दिया है। कह रहा है ये सेटिस्फाई करेगा mx इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू, mx इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू। पहले तो मैं एक काम करता हूं v प्लस डब्ल्यू निकाल लेता हूं। v क्या है मेरे पास -1 2 0 और w क्या है मेरे पास 1 1 1, ठीक है। दोनों का सम करूंगा तो ये आ जाएगा 0 3 1। तो कहने का मतलब क्या है कि mx 0 3/2 और 1/2 इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू। तो v प्लस डब्ल्यू क्या आ गया 0 3 1, तो mx इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू। एक काम करो, अभी ये 1/2 1/2 है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको 2 0
3/2 और 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। तब ये क्या हो जाएगा मेरे पास x 2x। तो ये तो होगा क्योंकि 2 मेरे पास आइगन वैल्यू है, 2 अपने पास आइगन वैल्यू है ना, 0 0 2 2 आइगन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कोई भी डी ले लूं, जो डी है ना वो बिलोंग कर रहा है स्पैनिंग ऑफ यूवीडब्ल्यू, मतलब यूवीडब्ल्यू से ये स्पैन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि mx इज इक्वल टू डी हैज ए सॉल्यूशन, कि mx इज इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, m क्या है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है 0 2 2 और x क्या है मेरे पास 0 3/2 और 1/2 और d क्या है अपने पास, d अपने को लेना है स्पैनिंग से, जो कि किससे स्पैन हो रहा है UVW से स्पैन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो एक काम करते हैं इसको, अब ध्यान दो थोड़ा, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, mx इज इक्वल टू सपोज b, ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। m मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 0 2 2 2 है, उसके आइगन वैल्यू, और मैट्रिक्स में डायगोनलाइजेबल भी है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और मुझे क्या बनाना है, एक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इसको स्पैन कर रहा है UVW, और UVW ने ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स बिना सिमेट्रिक है, और उसके अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो डायगोनलाइजेबल हो, और डायगोनलाइजेबल का इफ एंड ओनली कंडीशन है कि जो आइगन वेक्टर होते हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ये इससे स्पैन हो रहा है तो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो सकते हैं। तो एक काम करो, अगर मैं सपोज इसको कुछ इस तरीके से ले लूं 1 1 2, तो ये मैट्रिक्स और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है, तो देयरफॉर इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, जबकि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया 3। तो देयरफॉर जब भी मैट्रिक्स और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होगा तो इसके पास सॉल्यूशन नहीं होंगे, जबकि इसमें क्या कह रहा था कि इसके पास सॉल्यूशन होंगे। तो ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन में कह रहा है कि फर्स्ट, ये ऑप्शन में कि फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकेंड करेक्ट होगा और थर्ड करेक्ट होगा, तो रॉन्ग, क्योंकि अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड में कह रहा है 1 और 2 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड में कह रहा है सेकेंड एंड फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट था। फोर्थ में कह रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ वाला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है V एक वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है, वो सारे 3x3 मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्री ओवर द रियल फील्ड, ठीक है। W1 दिया, इसमें वो सारे वेक्टर होंगे कि जो A किसके इक्वल होगा, A कॉन्जुगेट के टर्म्स में, मतलब हार्मिशियन मैट्रिक्स, सीधे सीधे A ट्रांजुगेट के इक्वल। और सेकंड में कह रहा है कि A के अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे जिनका ट्रेस 0 आएगा, और कह रहा है कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कैसे निकालते हैं। अपने को पता है कि यूनियन जो होता है W1 यूनियन W2 में और में नॉट बी सब स्पेस अनलेस जबकि वो एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो W1 प्लस W2 ये हमेशा सब स्पेस होता है, तो W1 प्लस W2 को हम जनरेट कर सकते हैं W1 यूनियन W2 से, और इसकी जो डायमेंशन आती है वो आ जाता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो जस्ट ये तीनों कैलकुलेट करना, अपना आंसर हो गया, जिसमें W1 के अंदर कह रहा है वो सारे मैट्रिक्स होंगे सच दैट
कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसजुगेट, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायमेंशन अपने को पता ही है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे जितने भी एंट्री है, जैसे अगर मान लो n बाय n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें तो कोई चॉइसेस नहीं है। इसके पास टोटल कितने चॉइसेस आएंगे, n, क्योंकि जो सारे एंट्री है वो रियल के हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, c ओवर r, तो c ओवर r की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ रियल नंबर होंगे। तो डायगोनल पे कितने चॉइसेस है, n, प्लस ऊपर कितने चॉइसेस आएंगे, n इंटू n माइनस 1/2, और जो ऊपर चॉइसेस वही नीचे होंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है, तो हर एक के पास कितने चॉइसेस होंगे, 2। ये सीधे सीधे कैंसिल होके n प्लस n स्क्वायर माइनस n कैंसिल, टोटल n स्क्वायर आ जाए। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायमेंशन c ओवर r कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना है, n स्क्वायर, जबकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 3/3, तो 3/2 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। W2 में कह रहा है कि A एक मैट्रिक्स है सच दैट ट्रेस A इज इक्वल टू 0, मतलब A वो सारे वेक्टर होंगे सच दैट कि उनका ट्रेस 0 है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, ट्रेस A 0, तो टोटल इक्वेशन कितने इसके पास, सॉरी, अगर मैं रियल की बात करूं, सपोज R ओवर R होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 9, और इक्वेशन कितने हैं, 1, तो कितने आ गए, 8। लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि W1, तो ये इसमें पुट कर दो, एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 16। अब उसके बाद निकालना है W1 इंटरसेक्शन W2 का। W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर पहली बात तो वो हर्मिशियन भी होना चाहिए, और दूसरी बात उसका ट्रेस A भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हर्मिशियन है तो उसका डायमेंशन कितना है, 9, और उसमें एक कंडीशन और लगा दिया कि ट्रेस A भी 0, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8, तो 8 उसको माइनस कर दो, तो 25 माइनस 8 आंसर कितना आ जाएगा, 17। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालते हैं, और ये चीजें भी ध्यान रखना है कि वो R ओवर R की बात कर रहा है, C ओवर C की बात कर रहा है, C ओवर R की बात कर रहा है, क्योंकि R ओवर R की डायमेंशन 1, C ओवर C के डायमेंशन 1, लेकिन C ओवर R के डायमेंशन 2, क्योंकि जो बेसिस रहेंगे वो कुछ इस फॉर्म के रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन n इंटू n माइनस 1/2 ये होता है, तो याद रखना है। वैसे हर्मिशियन का ये नहीं होता, क्योंकि हर्मिशियन में जो डायगोनल एंट्री है उसमें सिर्फ रियल होते हैं, और ऊपर नीचे सेम होंगे। तो ऊपर नीचे क्या है, n इंटू n माइनस 1/2, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना आगे से कि टोटल नंबर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालना तो कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। कब, जब C ओवर R की बात करेंगे। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है P2 एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। P2 क्या है, एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, उनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी, 2 ओवर R की बात कर रहा है, कोएफिशिएंट मेरे रियल नंबर से होंगे, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूं। कहां से कहां तक, P2 से लेके P2 तक, तो P3 नहीं है, P2 है। ठीक है, तो P2 से लेके P2 तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन उसको इस तरीके से किया है कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लूं, a प्लस b माइनस सी इंटू एक्स और a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो जब आपको मैट्रिक्स डिफाइन कर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया है, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स बना सकता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, बट पहले देखते हैं कि क्या उसका यूज है या नहीं। अब कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बात करें नल स्पेस की, तो अगर मुझे क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया, तो मैं नल स्पेस भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। रेंज स्पेस भी निकाल सकता हूं, रेंज स्पेस तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें
जो ऑलरेडी अपने पास डिफाइन तो किया ही है, तो रेंज स्पेस तो यहीं से निकाल लेंगे। नल स्पेस भी यहां से निकाल सकते हैं या फिर मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो, यहां से निकालो मैट्रिक्स से निकालो, एक बात है। थर्ड में कह रहे हैं ये तो सीधे सीधे आ जाएगा क्योंकि डिफाइन तो ऑलरेडी किया ही है, उसका यूज करके थर्ड तो सिंपल है, थर्ड में कुछ नहीं करना है, जो भी आपको डिफाइन किया गया उसे पुट कर दो, ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि m अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो मतलब मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड एबीसी को डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट यहां पे उसने कहा है कि m एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना, सिंपल सी बात, इजी क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें कैलकुलेशन बहुत है। दिया क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है P2 से लेके P2 तक। P2 के अंदर सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री एटमोस्ट 2 है। अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस ले लूं 1x x में, और क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। कितने ऑर्डर का बनेगा, 3/3 ऑर्डर का। डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, कि अगर मैं कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं, ठीक है, तो उसको डिफाइन किया गया है a प्लस बी माइनस सी एक्स और a प्लस सी का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। थर्ड में क्या कह रहा है कि t ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 1 है और c 0 है, तो a और b 1 c 0, तो मतलब a प्लस b मतलब 1 प्लस 1 2, b मेरे पास 1 है c 0 है, तो सिंपल क्या आ जाएगा x, c0 a1, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो a 1 है बाकी b c 2 है, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 2 प्लस 1 3, b माइनस c मतलब 1 माइनस 1 0, हटा दो इसको, a प्लस c मतलब 2 प्लस 1 3 x स्क्वायर। तो आप आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन अपना, उसमें कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट अपने को क्या मिल गया 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि थर्ड में कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, t ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि अपने को 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं जिससे कि फोर्थ क्वेश्चन मेरा बन जाए और उसी समय फर्स्ट और सेकेंड भी कर सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान दें, स्टैंडर्ड बेसिस में जब 1 लूंगा तो 1 में क्या है, a मेरा 1 है बाकी सब 0, तो bc 0, तो ये पार्ट तो मेरा 0 आ जाएगा, और a यहां पे भी 1 है, a यहां पे भी 1 है, मतलब बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म x का कोएफिशिएंट 0 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। जब मैं सेकेंड लूंगा x, तो x में क्या है, b की वैल्यू 1 है और ac 0 है, तो इसका मतलब ac 0 है, तो ये पार्ट 0, तो a 0 मतलब b 1 और ये 1, यानी कि सिंपल 1 प्लस x आ रहा है। तो जो 1 प्लस x आ रहा है इसका मतलब 1 कांस्टेंट का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट 1 और बाकी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, तो 1 1 0। अब x स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे पास c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बाकी ab इज इक्वल टू 0, तो ab 0 मतलब ये पार्ट 0, उसके बाद फिर b माइनस c, तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 और a प्लस c मतलब 0 प्लस 1 1, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट माइनस 1, एक्स का कोएफिशिएंट 0 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स आ गया तो खेल खत्म हो गया पूरा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में
कि इफ m इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर इसी का सपोज मुझे क्या निकालना है, t ऑफ x इज इक्वल टू 0, t ऑफ x इज इक्वल टू 0, t ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक काम कर लेता हूं, यहां पे मैं कुछ ले लेता हूं, उसको a b c इज इक्वल टू 0 0 0। और अगर मैं इसको रो एक्नॉन फॉर्म में कर दूं तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा 2, तो 0 1 0। आई थिंक ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, ये 0 और माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो किए थे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे a 0 b 0 और c की वैल्यू कितनी आ रही थी 1। तो उससे मेरे पास x का तो जो कांस्टेंट वाला था वो 0 हो गया था। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट में a b यूज हो रहा था, तो कांस्टेंट टर्म 0 था ना, तो यह -1 और 1 आएगा। ठीक है, बाकी टेस्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ये वाला। अब देखो इसमें से 1 1 0, अब जब 1 माइनस 1 करूंगा 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 और ये 0 1 माइनस 1, जब इनका सम करूंगा तो ये पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रो एक्नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहां से चाहूं तो निकाल सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 0, यहां से आ जाएगा b माइनस सी की वैल्यू 0, तो यहां से b इज इक्वल टू सी आ गया और b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी माइनस a आ जाएगी। ठीक है, बस हो गया। तो अब मैं चाहूं तो वहां पे लिख सकता हूं कि जो मेरे पास a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर था वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, a और b के प्लेस पे अगर ये a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालूं, ये मेरे पास नल स्पेस है और नल स्पेस पे कंडीशन क्या आ रही है कि a ऐसे ही रहेगा, b के प्लेस पे माइनस a पुट कर सकता हूं और c के प्लेस पे भी माइनस a पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस a कॉमन ले लूं तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही यही बोल रहा है कि जो नल स्पेस है वो जनरेट हो रहा है किससे, इस वेक्टर से। ठीक है, तो यही अपने को ऑप्शन में कह रहा है कि द नल स्पेस ऑफ टी इज जनरेटेड बाय दिस वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक रियल नंबर होगा क्योंकि ए एक रियल नंबर है तो अल्फा भी एक रियल नंबर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो गया कि जो इसका नल स्पेस है वो किससे जनरेट हो रहा है, अल्फा टाइम्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि जो रेंज स्पेस है टी का वो स्पैन हो रहा है किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और किससे 1 प्लस एक्स से। अब एक बात बताओ, अब देखो डिफाइन कैसे किया गया, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स में कह रहा है a प्लस बी और क्या है b माइनस सी एक्स और a प्लस सी का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे इस तरीके से डिफाइन किया गया। मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूं कि ये इससे जनरेट हो रहा है या नहीं, कि द रेंज स्पेस ऑफ टी इज स्पैन्ड बाय द सेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। तो एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और सिर्फ 1 प्लस एक्स का टर्म हो। अब ध्यान दो थोड़ा, अगर मैं यहां से a कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक टर्म मिल गया मुझे। सेकेंड, अगर मैं कहीं से b कॉमन ले लूं तो b अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो 1 प्लस एक्स आ गया, तो 1 प्लस एक्स का टर्म फिर से मिल गया। अब मैं यहां से अगर माइनस सी कॉमन ले लूं तो ये x आ गया मेरे पास, माइनस सी कॉमन ले लूंगा तो x और यहां से माइनस सी ले लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बट ये वाला टर्म तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ कौन सा टर्म चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए और 1 प्लस एक्स वाले टर्म चाहिए। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म हो और 1 प्लस एक्स का टर्म हो। ठीक है, तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b 1 प्लस एक्स माइनस सी, तो x -1 प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यह आ जाएगा ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी 1 प्लस एक्स माइनस सी, यह आ जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस सी इंटू दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, हो गया खत्म। तो सारे टर्म किसके टर्म्स में आ गए, इसके टर्म्स में आ गया। तो अब मैं देखो यहां से ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं 1 प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास ए माइनस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड जब मैं 1 प्लस, ठीक है, और दूसरा जब मैं 1 प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा तो बी माइनस सी और 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, ये इससे जनरेट हो रहा है कि इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं। इसका मतलब जो रेंज है वो इससे जनरेट हो रहा है। ये रेंज ही था ना, ये रेंज को हम लोग इस तरीके से लिखा, मतलब ये जो पूरा रेंज है ये किससे जनरेट हो रहा है, इससे, मतलब ये इसके स्पैनिंग को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसको स्पैन कर रहा है, या फिर ये स्पैन बाय दिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट था कि द नल स्पेस ऑफ टी इज स्पैन बाय अल्फा टाइम्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है रेंज स्पेस इससे जनरेट हो रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर यहां पे 3 टाइम्स होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो करेक्ट होता, ये इनकरेक्ट है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, उसका ट्रेस 3 आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें 1 सेकेंड 4th करेक्ट है, तो 1 सेकेंड 4th यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा का, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया है P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 over the field of real numbers with the inner product this। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया है जो कि जिसके सारे पॉलिनोमियल से डिग्री एटमोस्ट 2 के ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। और इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन वाला, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाला डिफाइन किया इनर प्रोडक्ट स्पेस। और उसके बाद कह रहा है कि लेट F0 F1 F2 बी एन ऑर्थोगोनल सेट इन P2, कि जो F0 F1 F2 ये ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट का डेफिनेशन आपको पता होगा कि डिस्टिंक्ट फंक्शन के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। वेयर F0 1 है, F1 t प्लस C1 है, F2 t स्क्वायर प्लस C2 टाइम्स F1 प्लस C3 विथ रियल कोएफिशिएंट C1 C2 C3, देन द वैल्यू ऑफ 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसमें ना आपको कुछ दिमाग लगाना है ना कुछ करना है। सिंपल C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो और करना क्या, इंटीग्रेशन करना। और इंटीग्रेशन भी इतना हार्ड नहीं करना है, शॉर्ट में पूरा इंटीग्रेशन सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। सीधे सीधे पता होता है इसका इंटीग्रेशन 1 होगा, लिमिट सीधे सीधे 1 माइनस 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे 1 पुट करके आंसर निकालो। जितना फास्ट कर सकते उतना बेनिफिट है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर सबको आएगा, बट कौन कितना जल्दी कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे समझ में आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट ही तो निकालना है। कह रहा है कि इनर 3 वेक्टर दिए हैं। F1 क्या है अपने, अरे F0 अपने पास 1 है, F1 अपने पास t प्लस C1 है, और एक F2 दिया है, F2 दिया है t स्क्वायर प्लस C2 F1 प्लस C3, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है 0 to 1 f of t into g of t dt। तो फंक्शन के स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। अब पता है कि जब डिस्टिंक्ट से करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 आता है, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस C1 dt इज इक्वल टू 0। देखो ये कितना आएगा, t स्क्वायर बाय 2, तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो कितना आएगा 1/2, 0 वाला पुट ही नहीं करना है, और ये आ जाएगा C1t और t के प्लेस पे 1 0, तो यहां से कितना आ गया, C1 इज इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे आपको पता चल जाता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। तो यहां से आपको C1 की वैल्यू मिल गई -1/2, तो यहां पे आप इसको रिप्लेस कर दो किससे, -1/2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब क्या कह रहा है
कि C1 की वैल्यू तो -12 आ गई। अब क्या करना है अपने को, C2 निकालना है। तो C2 कैसे मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो यहीं से डायरेक्ट कर दो, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा, ठीक है। और F1 मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, T² C2 F1 के प्लेस पे T-12 प्लस C3। इसका जब मैं इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो T³/3 मतलब सिंपल 1/3 प्लस C2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T²/2 और T²/2 का मतलब 1/2 और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 का भी क्या आ जाएगा, 1। तो 1/2 माइनस 1/2 मतलब ये पूरा टर्म मेरा कैंसिल हो गया। C3 पे क्या आएगा, सिर्फ C3 आएगा, हो गया। तो C3 की वैल्यू -1/3। तो पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से करने की कोई जरूरत नहीं है, बस राइट करो। तो C1 इज इक्वल टू -1/2 और क्या है, C2 है, C3 है ना, C3 इज इक्वल टू -1/3। तो अब देखो, तो C1 मेरे पास -1/2 है और C3 मेरे पास -1/3। तो T² प्लस C2 F1 के प्लेस पे T-1/2 और C3 के प्लेस पे -1/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि मुझे क्या मिल जाए, C2 मिल जाए। तो ये मेरे पास T-12। तो अब देखो अगर मैं T से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा T³ C2 T² -1/2 T -1/3 इंटू T। और जब मैं हाफ से करूंगा तो ये माइनस हाफ को बाहर ही रखते हैं और ये T² प्लस C2 टाइम्स T -12 -1/3 और इसका इंटीग्रेशन 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस C2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा -12 नहीं आएगा, ये T³/3 1/3, ये 1/2 यानी कि 1/4 -1/3 और T²/2 मतलब -1/6 -12 1/3 प्लस C2 1/2 -1/2 कैंसिल पूरा ये, और ये आ जाएगा T का 1 मतलब ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने आना चाहिए डायरेक्ट, पूरा इंटीग्रेशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया, 0। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये सीधे सीधे 4 - 1 यानी कि C2/12 आ जाएगा। इसको ये साइड लेके आ जाएंगे तो 1/6 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 12। एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3 5/12, 12 से 12 कैंसिल। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे C2 की वैल्यू, रुको कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा ना, तो -1/12। तो अगर ये इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 2 - 3 -1/12, तो 12 से 12 कैंसिल, C2 की वैल्यू -1। तो जितना आप स्पीड कर सकते हो और अच्छे से उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा। खत्म। C1 की वैल्यू -1/2, C3 की वैल्यू -1/3 और C2 की वैल्यू -1/2। नाउ अपने को पूछा क्या है, कह रहा है कि 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 की वैल्यू क्या होगी, -1/2 -1 प्लस 3 टाइम्स -1/3। तो -1 इज इक्वल टू -3। तो आपका जो आंसर है वो सीधे सीधे -1/3 आ जाए। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए और सभी देखा जाए 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन थे। हालांकि कैलकुलेशन सब में था बट थे क्वेश्चन काफी इजी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो एक एक करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक फंक्शन है C से लेके C तक डिफाइन किया जा रहा है। किस तरीके से डिफाइन है, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसका डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू j। तो कह रहा है कि f'1 प्लस i एग्जिस्ट होगा और उसके डेरिवेटिव का मॉडुलस 3√5 है। सेकेंड कह रहा है f एनालिटिक होगा ओरिजिन पे, f डिफरेंशिएबल नहीं है i पे और f डिफरेंशिएबल है 1 पे। देखो जब भी आपको फंक्शन दे देना तब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने पास CR इक्वेशन कि जब भी कोई फंक्शन एनालिटिक या डिफरेंशिएबल होता है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं f को डिफाइन किस तरीके से किया है। तो f ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस आई टाइम्स वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, इस तरीके से डिफाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ध्यान, यहां पे u की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर और v की वैल्यू है वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो अगर मैं u को x के रिस्पेक्ट में करूं तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और u को y के रिस्पेक्ट में करूं तो 6xy आ जाएगा, ठीक है। v को x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 6xy आ जाएगा और v को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। CR इक्वेशन क्या कहता है कि u x v y के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। u y माइनस वी एक्स के इक्वल आना चाहिए, तो 6xy इज इक्वल टू माइनस 6xy, इसका मतलब xy इज इक्वल टू 0। xy इज इक्वल टू 0 कब होगा? या तो रियल एक्सिस हो या तो इमेजिनरी एक्सिस हो, यहां पे और यहां पे। अब एक बात बताओ, क्या फंक्शन किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक होना है तो उसके अराउंड जब एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देयरफॉर ये फंक्शन एनालिटिक किसी पॉइंट पे भी नहीं हो सकता। ओरिजिन पे पूछ रहा है तो ओरिजिन के अराउंड क्या कोई ऐसा नेबरहुड है जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड सच दैट f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द गिवन नेबरहुड। तो देयरफॉर f इज नॉट एनालिटिक एट अ ओरिजिन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया कि f किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है और f डिफरेंशिएबल है कहां पे? पूरे x एक्सिस पे, पूरे y एक्सिस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस आई पे होगा, यहां पे डिफरेंशिएबल, यहां पे डिफरेंशिएबल। 1 प्लस आई यहां आ रहा है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो उसके डेरिवेटिव का मॉडुलस नहीं निकाल सकते। सेकंड कह रहा है f एनालिटिक होगा ओरिजिन पे, रॉन्ग। थर्ड कह रहा है f आई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आई कहाँ है मेरे पास? ये, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जबकि वो कह रहा है नहीं होगा, तो रॉन्ग। डी कह रहा है कि f 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, 1 कहाँ है? यहाँ पे, तो हाँ, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो इसीलिए मैंने कहा था सबसे सिंपल क्वेश्चन है। CR इक्वेशन की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आपको डेफिनेशन पता है तो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल है, रूसी थ्योरम पे उसके नंबर ऑफ जीरोस बताने। अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको एक भी छोड़ के नहीं आना इसमें। क्या कह रहा है कि f c से लेके c तक है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय z⁻6 माइनस 5 z⁻4 प्लस 10। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? रूसी थ्योरम है, आपको एक f ऑफ z बताना है, एक g ऑफ z, सच दैट f ऑफ z का मॉडुलस ग्रेटर देन g ऑफ z। तो देन f ऑफ z एंड f ऑफ z प्लस g ऑफ z दोनों के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू z⁻6 माइनस 5 z⁻4 प्लस 10। तो मैं क्या कर रहा हूं, g ऑफ z को ले लेता हूं, ये माइनस 5 z⁻4 और h ऑफ z को ले लेता हूं बाकी बचा हुआ, ठीक है, z⁻6 प्लस 10। किस पॉइंट पे चेक करना है? मुझे कह रहा है कि 2, इसमें कितने जीरो जाएंगे? तो जब मैं g ऑफ z का मॉडुलस निकालूंगा 2 पे तो 2⁻6 से 80 आ जाएगा, जबकि h ऑफ z का अगर मैं 2 पे निकालूंगा तो 2⁻6 कितना होता है? 64 प्लस 10 74। तो ये क्या आ रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है, तो g ऑफ z इज ग्रेटर देन h ऑफ z। तो देयरफॉर g ऑफ z के पास और g ऑफ z प्लस h ऑफ z के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसका मतलब f ऑफ z के पास और g ऑफ z के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। g ऑफ z के पास कितने हैं? 4, तो टोटल के पास भी कितने होंगे? 4। तो इस नेबरहुड में इसके पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप उसमें अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आप रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हो, आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हो। अल्फा इस इंटीग्रल की वैल्यू है। ये इंटीग्रल क्या है? e⁻z/2z² माइनस 5z प्लस 2। रीजन क्या दिया अपने को? एक सर्कल दिया है cos t प्लस i sin t वेयर t इज बिटवीन 0 to 2 का। सिंपल एक
सर्कल है और किस डायरेक्शन में है, अच्छा डायरेक्शन दिया नहीं, और देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा, मतलब जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी उसका मॉडुलस लेना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा ही निकाल लेते हैं। ध्यान दो, रीजन क्या है मेरे पास, यूनिट सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू e रेस टू आई पाई जेड अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। ठीक है, तो e रेस टू आई पाई जेड अपॉन 2z अगर मैं यहां ले लूंगा तो ये आ जाएगा z, 2z स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो एक 1 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, प्लस है मतलब दोनों माइनस माइनस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब ध्यान दो, यूनिट सर्कल है तो इसका मतलब 2 तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट आ गया और वो आ गया हाफ, तो 1/2 को कॉमन ले लूंगा, e रेस टू आई पाई जेड, z इज इक्वल टू z माइनस 1/2 और ये z माइनस 2, तो ये मेरे पास पूरा f ऑफ z आ गया और ये मेरे पास z माइनस है। तो इंटीग्रल फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई आई इंटू, इसमें क्या करना है, जस्ट मुझे हाफ पुट करना है, तो जब मैं हाफ पुट कर दूंगा तो e रेस टू आई पाई बाय 2, e रेस टू आई पाई बाय 2 मतलब कॉस वाला 0 आ जाएगा और साइन पाई बाय 2 कितना आ जाएगा 1, तो सिर्फ क्या बचेगा i, और इसमें क्या आ जाएगा, ये हाफ पुट करूंगा तो -1/2, तो -1/2 मतलब -1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बच रहा है अपने पास 2 पाई आई। ठीक है, ये 2 पाई आई कैसे आ गया, 1/2 2 पाई आई और उसके बाद फिर आई ये आ गया, इसमें हाफ पुट करेंगे तो हाफ, अच्छा ये -3/2 आएगा ना, ओके, तो ये -3/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 3, इसका लेना है मॉडुलस तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, इसका लेना है मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कितना होता है 3.14, तो 6.28 पॉइंट को हटा दो, 3 से कैंसिल करेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस इंटीग्रल के मॉडुलस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो सिंपल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको कौची इंटीग्रल फॉर्मूला या चाहो तो आप क्या लगा सकते हो, रेसिड्यू थ्योरम पे लगा सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि f ना c से लेके c तक एक नॉन जीरो एंड एनालिटिक है। अच्छा, f एक एनालिटिक है, ऑल पॉइंटेड इन z, मतलब z के हर पॉइंट पे एनालिटिक है, मतलब इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो नहीं होगा, अगर होगा भी तो नॉन जीरो होगा। ठीक है, और f ऑफ z को डिफाइन किया है पाई इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कॉस पाई जेड फॉर z बिलोंग्स टू c माइनस जेड, देन द रेसिड्यू ऑफ f एट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं इसमें, कह रहा है f आपको एक एनालिटिक फंक्शन दिया है और एक कैपिटल f ऑफ z डिफाइन किया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कैपिटल f ऑफ z को डिफाइन किया पाई f ऑफ z cos पाई z, तो पाई इंटू, अगर ये एनालिटिक है तो डिनोमिनेटर में कुछ होगा नहीं और cos क्या हो जाएगा, तो tan sin cos दिया है कि cot दिया, आई थिंक उसमें रॉन्ग लिखा है, कॉस नहीं आएगा कॉट आएगा। ठीक है, तो कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। अब एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है, ये किसी भी इंटीजर पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड, जेड के हर पॉइंट पे एनालिटिक है, मतलब जेड इसका पोल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, या फिर जेड इसका सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो अब देखो साइन पाई जेड 0 कब होगा, जब पाई जेड की वैल्यू n पाई आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, n इज इक्वल टू n, तो n बिलोंग्स टू जेड, तो वही चीज है, इस पॉइंट पे f के पास कोई भी पोल नहीं है, तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास जो पोल है वो सिर्फ क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो अगर मुझे रेसिड्यू निकालना है f ऑफ जेड का, वो सिर्फ किस पे निकाल सकता हूं, n पे, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड माइनस n इज इक्वल टू
पाई इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। और आपको जब पता हो कि जब सिंपल पोल पे निकालना हो आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लेना था और इस पे आपको वैल्यू पुट कर देनी होती। क्या? n इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको, एक बार रिकॉल कर लो कि अगर कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, और आपके पास एक सिंपल पोल आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना होता, इस पे आप सीधा जिस पॉइंट पे आ रहा है सिंपल पोल वो पुट कर दो और इसका जी डैश डेरिवेटिव और इस पे आपको जेड नॉट पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं उसका यूज करूं तो कॉस पाई जेड का क्या आ जाएगा, पाई इंटू साइन, साइन पाई जेड का क्या आ जाएगा, पाई इंटू कॉस पाई जेड। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखते हैं, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, ये जो भी पूरा ये एफ एच है तो ये पाई एफ ऑफ पाई इंटू ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा सिंपल आपका, एफ ऑफ जेड पे एन पुट करेंगे, एन पे है ना, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एन, तो आपका आंसर एफ ऑफ एन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, पूरा कुछ कैलकुलेट नहीं करना था इसमें, आपको रिजल्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको मैं अलग से बता दूंगा जो हम लोग क्या करेंगे पीडीई के अंदर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन के लिए आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब मैंने कहा था देखो फूरियर सीरीज एक ऐसा है जिसके बहुत एप्लीकेशन है। एक्चुअल में होता है कि आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो हम लोग उसको पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, तो बट जरूरी नहीं कि हर फंक्शन एनालिटिक हो, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन ही होते हैं, जो कुछ फंक्शन है जो एनालिटिक है तो हम लोग उसको पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन अगर मैं इंपोज कर दूं तो उस फंक्शन को मैं साइनोसॉइडल में लिख सकूं, मतलब साइन या कॉस में। और अगर एक बार किसी भी फंक्शन को मैं साइन कॉस में लिख सकूं तो साइन कॉस से हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि साइन का जो रिलेशन है e⁻i के साथ, फिर उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए बहुत एप्लीकेशन है हमारे पास फूरियर सीरीज का। तो वही चीज है, उसका इसका जो सॉल्यूशन है उसी के टर्म्स में आएगा। तो मैं इसको आपको एक अलग वीडियो लेके उससे बता दूंगा, इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, एक इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका कुछ ए एन फिर समेशन में आपका मतलब वही साइनोसॉइडल के रिप्रेजेंटेशन में होगा। फिर उसमें आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होती है, ए नॉट निकालना होता है, ए एन निकालना होता है, बी एन निकालना होता है, फिर उसमें इंटीग्रेशन, वो काफी मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो मैं आपको जब पीडीई पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, या तो फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इसमें। 48 देखते हैं, 48 में क्या कह रहा है, कंसिडर द रीजन, एक आपको रीजन गिवन है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सीधे सीधे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है x प्लस आई को e⁻x प्लस आई में। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको एरिया निकालना है, इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, जिसमें x कहां से कहां तक जा रहा है, -1/2, -1 से लेके 2 तक, और y जा रहा है -π/3 से लेके π/3 तक। और जब एरिया निकालना है तो फंक्शन क्या लेते हैं हम लोग, 1, फंक्शन 1 लेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना होगा, बस जैकोबियन निकाल लो और जस्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। ठीक है, तो किसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, e⁻x प्लस आई वाई को। तो f ऑफ x प्लस आई वाई क्या गिवन है हमारे पास, e⁻x प्लस आई वाई। अब e⁻x प्लस आई वाई मतलब e⁻x इंटू e⁻i y, तो ये क्या आ जाएगा, cos y प्लस आई टाइम साइन y, तो ये आ जाएगा e⁻x इंटू cos y प्लस e⁻x साइन y। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो एक काम करता हूं मैं इसमें u को ले लेता हूं e⁻x इंटू कॉस वाई, और v को ले लेता हूं e⁻x इंटू साइन। तो जब हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल x बाय डेल y लेते हैं, बट हम निकालेंगे कैसे, डेल u अपॉन डेल uv अपॉन डेल xy। तो जैकोबियन निकालना, तो u को जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास एज इट इज यही आ जाएगा, तो e⁻x इंटू कॉस वाई।
जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो cos y का क्या आ जाएगा, माइनस साइन y, तो e रेस टू एक्स माइनस साइन y। फिर v को जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एज इट इज यही आ जाएगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा इसको तो ये मेरे पास e रेस टू एक्स कॉस y, सीधे सीधे दिख रहा है e रेस टू 2x कॉस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस e रेस टू 2x साइन स्क्वायर y, तो साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर 1 और e रेस टू 2x को कॉमन ले लेंगे तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, e रेस टू 2x। तो जो अपना इंटीग्रेशन आएगा उसमें क्या करना है अपने को, dx dy, और यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास डेल, यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल यू पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 बाय ई रेस टू 2x आया था, तो 1 बाय ई रेस टू 2x, और यहां पे फंक्शन एरिया निकालना है तो 1 ले लेंगे। x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, कह रहा है x जो है वो क्या था, x मेरा -1 से लेके 2 तक जा रहा है, y जो है मेरे पास वो -π/3 से लेके π/3 तक जा रहा है। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आपको ये आ जाएगा e रेस टू 2x एज इट इज, रुको 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 रुको, इसमें वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो dx dy, तो x की लिमिट जा रही है सिंपल मेरा -1 से लेके 2 तक, y जा रहा है -π/3 से लेके π/3 तक, तो e रेस टू 2x है तो e रेस टू -2x जो ऊपर लेके आएंगे। तो अब ध्यान दो थोड़ा, अब मैं क्या करूंगा इसमें, जब इसको e रेस टू -2x को करूंगा, ये तो मेरे पास एज इट इज क्या आ जाएगा, π/3 -π/3, तो ये आ जाएगा सिंपल 2π/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब मैं करूंगा तो माइनस e रेस टू -2x, तो -2x है तो x को रिप्लेस कर दूंगा एक बार 2 से, माइनस e रेस टू सिंपल आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 2π/3। अगर मैं इसको करूं तो e रेस टू -2 माइनस e रेस टू -4, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, 2/3 e रेस टू -4, तो आपका इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है, e रेस टू -2x, तो माइनस कॉमन आया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2 पुट करूंगा तो -4, अच्छा ये मेरे पास 2 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, इसमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। एक्चुअल में इसमें 2π/3 e रेस टू 4 माइनस e रेस टू -2 दिया है, जैकोबियन तो उल्टा ही लेते हैं इसमें, तो क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को यू भी में कर रहे हैं ना, तो यू अपॉन एक्स इसका इनवर्स लेना होता है, ठीक है। आई थिंक इसमें रॉन्ग होगा, ये हम लोग उसका इनवर्स लेते हैं, जो यहाँ पे डेल यू बाय डेल यू का उसका इनवर्स लेते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल, तो यही आएगा। बाकी अगर मैच नहीं हो रहा तो आप सी ऑप्शन इसका करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो चाहे रियल की बात करूं, कॉम्प्लेक्स की बात करूं, या फिर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, कि 2019 में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ बहुत अलग यूज करती, सिर्फ एक ही चीज आपको देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन आपको बहुत करना। गेट के क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन इसमें अच्छे खासे होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अगर टाइम लग रहा है आप उसको टाइम दो और अच्छे से सॉल्व करो उसको, क्योंकि बिना टाइम दिए गेट के क्वेश्चन आपके नहीं होते, नेट के हो जाते हैं कि अगर आपको देख के पता चल जाएगा राइट, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होता, क्योंकि गेट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। देखने में कोई भी क्वेश्चन आपको इजी नहीं लगेगा, आपको करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को कैलकुलेट करना होता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन से आपके सारे बन जाएंगे, आपको पहला अलग से चेक करना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन से, तब जाके आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।